Hello students, in this video we are going to do the question answer and word power exercise of lesson 4 the wonderful world. So we start with the question answers. And the first question is, what is the attire of the earth? पृथ्वी की पोशाक क्या है? And the answer is the wonderful water that surrounds the earth. अद्भुत पानी जो इस पृथ्वी को घेरे हुए है. एंड द वंडरफुल ग्रास और ग्रीनरी इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ. और अद्भुत घास या उसे हम कहें हरियाली, ये धरती की पोशाक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम. इस पोयम में, द वंडरफुल वर्ल्ड पोयम में विंड के किन किन कार्यों का वर्णन किया गया है कि हवा किन किन कामों को करती है. एंड द आंसर इज द एक्शंस ऑफ द विंड दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम. जो विंड के जो एक्शंस हैं जिनका पोयम में वर्णन किया गया है, जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो हैं द फर्स्ट वन इज इट ब्लोज एवरीवेयर. ये हर जगह बहती है, तो हमें पता ही है कि हवा हर जगह है. सेकेंड इज इट शेक्स द ट्रीज, ये पेड़ों को हिलाती है. इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चलती है. इट मूव्स द मिल्स, ये पवन चक्कियों को घुमाती है. एंड द लास्ट वन इज इट टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और ये पहाड़ी के शिखरों पर खुद से बात करती है. सो दीज 5 आर द actions of the wind that are described in this poem. Now the question number 3rd. The third question is, why does the poet regard earth a friend? जो poet है उसने अर्थ को, पृथ्वी को मित्र क्यों कहा है? वो पृथ्वी को मित्र क्यों मानता है? And the answer is the poet regards earth a friend. ये हमने इसका आंसर इस क्वेश्चन के पार्ट से ही लिया हुआ है. द पोएट रिगार्ड्स अर्थ अ फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर. तो जो पोएट है उसने पृथ्वी को मित्र इसलिए माना है क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमें भोजन देती है, पानी देती है. परमिट्स द सिटीज़ एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट. वो शहरों को और बगीचों को पृथ्वी अपने ऊपर उगने देती है, या कहें बनने देती है. सिटीज़ और गार्डन्स को अपने ऊपर बनने देती है. एंड ऑल्सो अलाउज द पीपल टू लिव ऑन इट. और इसके साथ ही वो लोगों को भी अलाउ करती है कि वो उस पर, पृथ्वी के ऊपर रह सकें. तो जब ये सारे काम जो पृथ्वी हमारे लिए करती है, इसलिए पृथ्वी को पोएट ने फ्रेंड कहा है, क्योंकि फ्रेंड ही है जो हमारी हर तरीके से हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल. वो क्या चीज़ है, क्या बात है जिससे जो पोएट है वो कांप जाता है? क्या चीज़ है जो पोएट को मजबूर कर देती है कांपने पर? ऐसी कौन सी बात है? सो द आंसर इज व्हेन द पोएट थिंक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ. जब पोएट इस पृथ्वी की महानता के बारे में सोचता है, दिस थॉट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल. तो जो उसकी महानता के बारे में जब उसके मन में विचार आता है, तब ये जो विचार है उसकी वजह से जो पोएट है वो कांप जाता है, उसकी महानता, पृथ्वी की महानता के बारे में सोचकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन. किस कारण से जो पोएट है वो ये सोचता है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की सबसे महान कृति है, सबसे महान सृष्टि है, निर्माण है. द आंसर इज द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन. ये भी हमने इतना पार्ट क्वेश्चन में से लिया है. द पोएट थिंक्स, पोएट सोचता है कि जो मनुष्य है वो भगवान की सबसे महान कृति है, रचना है. बिकॉज मैन इज़ द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन लव एंड थिंक. क्योंकि पोएट कहता है कि सिर्फ मनुष्य ही इस दुनिया में ऐसा अकेला है हु कैन लव एंड थिंक, जो प्रेम कर सकता है और जिसमें विचार की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है. और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हों. पृथ्वी में भी ये गुण पाए नहीं जाते, इसलिए मैन ही गॉड्स का ग्रेटेस्ट क्रिएशन है.
So after the question answer, let's we move on to the word power exercise. Okay, so this is the exercise A. WH at the beginning of a word often suggests the movement of air. यहाँ ये क्वेश्चन है कि जो वर्ड्स होते हैं जिनके बिगनिंग में WH होता है, WH से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑफन सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? द मूवमेंट ऑफ एयर के मूवमेंट को, हवा के मूवमेंट को. इजी विसल, अ हाई पिच नॉइज मेड बाय फोर्सिंग एयर. जैसे कि सीटी, जब सीटी बजाई जाती है, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो या फिर हम अपने मुंह से सीटी बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हाई पिच नॉइज मेड बाय फोर्सिंग एयर. तो हम एयर को उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या अपने माउथ के थ्रू एयर को पास करते हैं, जिससे हमें विस्लिंग वॉइस आती है. कैन यू मैच व्हाट द अदर WH वर्ड्स मीन्स? अब ये क्वेश्चन है कि क्या आप अदर WH वर्ड्स जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये WH से स्टार्ट हुए हैं, तो इन वर्ड्स को हमें मैच करना है विद देयर मीनिंग्स. सो लेट्स वी स्टार्ट एंड द फर्स्ट वर्ड इज whisper. So whisper means होता है to say something very quietly using your breath. Whisper means तो बहुत ही धीमे स्वर में बोलना. किसकी सहायता से? यूजिंग योर ब्रेथ, सांस की सहायता से बहुत ही धीमे स्वर में बोलना. इतने धीमे स्वर में बोलना कि हम जिससे बात को कह रहे हैं सिर्फ उसे ही सुनाई दे और किसी को सुनाई ना दे. सेकेंड वन इज whir. Whir means a sound like a bird's wings moving rapidly. जब किसी बर्ड के जो पंख हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, उससे जो साउंड आती है उसे हम कहते हैं whir. The third one is whiz. Whiz is the sound, make the sound of something rushing through air. जब हवा के माध्यम से कोई चीज़ बड़ी तेजी से निकलती है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं whiz. And the next word is wheeze. Wheeze means breathe noisily, especially with a whistling sound in the chest. Wheeze means होता है ब्रीथ नॉइजली, बहुत तेज आवाज़ के साथ में सांस लेना, स्पेशली विथ विस्लिंग साउंड इन द चेस्ट. और इस तरीके से सांस लेना कि चेस्ट में विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ हो. मोस्टली ये साउंड तब आती है जब किसी को सांस लेने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तब उस समय जो सांस लेने में जो ये आवाज़, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं व्हीज. द नेक्स्ट वर्ड इज whip. Whip means hitting with a long thin piece of leather which makes a sound when moves through air. ये whip होता है hitting with a long thin piece of leather. जब किसी चमड़े के लंबे पीस को जब हिट किया जाता है, कहाँ हिट किया जाता है? सिंपली एयर में हिट किया जाता है. अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि आप किसी बेल्ट को लें, लेदर की बेल्ट को लें और उसे एयर में हिट करें, तो जो साउंड आएगी उस साउंड को हम क्या कहेंगे? उस साउंड को हम कहेंगे whip. And the last one is whirl. Whirl means to move around very quickly. बहुत तेजी से गोल गोल किसी चीज़ का घूमना. और जब ये किसी तेज घूमने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं whirl. Okay, so these were the words and their meanings. Now we move forward to the next exercise. Exercise B. This is complete the following table. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक टेबल दी हुई है जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिखे हुए हैं जिनको हमें एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब एंड एज एन एडवर्ब, इनको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन तीनों फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं
कैसे इस वर्ड को, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसका फॉर्म चेंज होकर एडजेक्टिव में क्या होगा, वर्ब में क्या होगा और एडवर्ब में क्या होगा, ये लिखकर हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्चुअली ये भाववाचक संज्ञा होती है, जिसमें जो वस्तु होती है उसे एक नाम दिया जाता है, लेकिन ये जो ये वस्तु होती है ये साकार नहीं होती, इसका कोई आकार नहीं होता है। Our 5 physical senses cannot detect an abstract noun। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमारे जो 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं, दैट मीन्स सेंसेस ऑफ टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। तो ये जो 5 सेंसेस हमारे होते हैं, इनसे हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई आकार नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ब्यूटी, वंडर, होप, फेथ, अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो इन चारों वर्ड्स को हम, इनका कोई भी आकार नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये भाव हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव। तो एक्चुअल में हम ये भी देखें कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that modifies a noun or pronoun to make it more specific। तो एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। और ये विशेषण जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जब ये विशेषता बताता है तो ये उस नाउन और प्रोनाउन को क्या बना देता है, ये विशेष बना देता है। इट मेक इट मोर स्पेसिफिक, उसको बहुत स्पेसिफिक बना देता है। नेक्स्ट कॉलम है वर्ब। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन, उसके एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम कहें ही सिंग्स, वह गाता है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो वह गाता है, ये गाना क्या है, ये गाना ही जो प्रोनाउन है उसका ये एक्शन है कि वह गाता है। नाउ द लास्ट कॉलम इज ऑफ एडवर्ब। सो द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। चलिए इसमें जो ये एड है, ये एड वर्ड जो है ये एडजेक्टिव से है और वर्ब, इसमें ये वर्ब है। तो ये विशेषण और क्रिया, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। तो क्रिया विशेषण वह होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, अर्थात वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे अभी हमने वर्ब में देखा था एग्जाम्पल कि ही सिंग्स। सिंग क्या है, सिंग एक्शन है कि वह गाना गाता है, गाना गाना एक्शन है। लेकिन जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ही सिंग्स लाउडली, वह जोर से गाता है। ये इसके एक्शन जो गाना है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह गीत कैसे गा रहा है, धीमे स्वर में गा रहा है या तेज गा रहा है, उसके एक्शन को ये मॉडिफाई कर रहा है कि ही सिंग्स लाउडली। तो अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। So let's we take the first word, beauty. So the adjective will be
beautiful. It will be beautiful. Beautiful means सुंदर. ब्यूटी क्या था? ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, सुंदरता, और इसका एडजेक्टिव होगा सुंदर. जैसे जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन उसको जब हम मॉडिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे. जैसे हमने कहा द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये उस गर्ल की को स्पेसिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है. इसकी वर्ब फॉर्म होगी ब्यूटीफाई. ब्यूटीफाई मीन्स होता है सुंदर बनाना. सुंदर बनाना ये एक एक्शन है, इसलिए ये है वर्ब. और एडवर्ब, इसका एडवर्ब फॉर्म इसकी होगी ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुली. मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं ये इनके लास्ट में ly आता है. एडवर्ब्स में लास्ट में ly आता है. ओके, नाउ द सेकेंड वर्ड इज wonder. So it's wonderful as an adjective and as a verb. ये वर्ब में भी इसकी फॉर्म वंडर ही रहती है. वंडर मीन्स बस यहाँ पर वंडर इसका अर्थ है आश्चर्य, और जब यहाँ वंडर एज ए वर्ब है तो इसका मीनिंग होगा आश्चर्य करना. और जब हम इसको एडवर्ब बनाते हैं तो ये हो जाता है वंडरफुली, आश्चर्य पूर्वक. नेक्स्ट वर्ड इज होप. होप मीन्स आशा, इसको हो जाएगा एडजेक्टिव होपफुल, आशावान. जब हम किसी की अगर क्वालिटी बताना चाहें कि राम बहुत आशावान है तो कहें राम इज वेरी होपफुल. वर्ब में ये होप रहेगा. होप मीन्स होता है आशा करना. एंड एडवर्ब होपफुली. एंड द लास्ट वन इज फेथ. फेथ मीन्स होता है निष्ठा, वफादारी. सो फेथ, इट्स फेथफुल, निष्ठावान. फेथ का वर्ब फॉर्म नहीं होता है और इसका एडवर्ब फॉर्म होगा फेथफुली. So this was the exercise, and now so students, आज के इस वीडियो में हमने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट देखा, वर्ड पावर से पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट किया. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. टिल देन, गुड बाय.